आचार संहिता की व्यवस्था को समझने की जरूरत है हम सबको। ऑन गोइंग स्कीम्स पर आचार संहिता प्रतिबंध नहीं लगाती। कोविड में हमने, भारत ने शुरू किया, अरे अब रुक जा, हमारे दबाई से उंगली ना करो, आप तो मेरे साथ बैठते हो, जानते हो, आपको अवसर मिलेगा, ये अंताक्षरी नहीं खेलो। कोविड के समय से जो अनाज बंटना शुरू हुआ, चुंगी से, प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक के चुनाव हो रहे हैं, लेकिन वो जारी है। ऐसा तो वो रोक देंगे? कैसे रोक देंगे चुनाव आयोग? सरकार का निर्णय आचार संहिता से पहले का था, इसलिए हिंदी में समझो, अंग्रेजी में नहीं। अंग्रेजी में गड़बड़ हो जाता है। सरकार, कैबिनेट ये निर्णय आचार संहिता लगने के बाद नहीं कर सकती थी। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स पर कोई प्रतिबंध नहीं, एक। और दूसरी बात, हम तो ठेठ आदमी हैं देहात के, अशोक जी, हम तो आपके गुइया हैं। गुइया समझते? एटा इटाबा फिरोजाबाद के लोग समझते हैं मित्र। ऐसा ही उत्तर प्रदेश में हो गया कि यहां 15,000 देंगे, तो फिर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी चुनाव के बाद, और तो कोई रास्ता नहीं मिलेगा भाई। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और हो जाएगी, वो तो प्रचंड बहुमत से आ जाएंगे। अगर 10,000 से आए तो आपकी 15 नहीं दे देंगे, कोई पुलिस पकड़ रही है, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? अगर केवल 10,000 रुपए देने से सरकार आई, तो उत्तर प्रदेश में 15,000 क्यों नहीं दे देंगे? फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, नथिंग एल्स। ये सोचना होगा। खैर, ओपी सिंह जी, समाजवादी पार्टी ने कहा कि बिहार की जो जीत है वो जनता का जनादेश नहीं है, वो 10,000 रुपया देके खरीदी गई जीत है। एक तो ये विषय, अखिलेश जी उसको कह रहे हैं डकैती है। अशोक जी ने कम से कम डकैती शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, ये अच्छा है। और दूसरा विषय कि उत्तर प्रदेश में अगर बीएसपी और ओवैसी की पार्टी एक साथ आते हैं, तो चूंकि उत्तर प्रदेश में जितने 4-5 पॉलिटिकल प्लेयर हैं, उसमें एक बड़े प्रमुख प्लेयर आप भी हैं, तो कुछ भी कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन बनेगा, बिगड़ेगा, तो सब पर असर पड़ेगा। उस संभावित फॉर्मेशन को आप कैसे देखते हैं कि यूपी की पॉलिटिक्स में उसका क्या रोल हो सकता है? ओपी सिंह जी। अमिताभ जी, पहली चीज तो यह है कि राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, और खासतौर से तब जब चुनाव की बेला, और चुनाव की बेला में सभी दल स्वतंत्र हैं, जिससे चाहे से कर सकते हैं। लेकिन एक बात तय, जितने विपक्षी पार्टियां, वो सभी इस बात को लेकर के भयभीत है, हमारी विचार मिले या न मिले, हमारी नीयत मिले या न मिले, हमारी कुछ भी न मिले, लेकिन बीजेपी को रोकने के लिए हमें मिलना पड़ेगा। सभी भयभीत है। आप देखें तो कांग्रेस की हालत, आरजेडी की हालत, और बड़ी दिक्कत की बात यह है कि पता नहीं कि अशोक यादव नहीं समझ रहे या समझाना नहीं चाहते। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। 2022 का उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ था, वही मुद्दा इस बार 2025 में बिहार के चुनाव में था। और फिर जब 2027 आएगा, मेरा ही नहीं, विपक्ष का भी मुद्दा बदलने वाला नहीं है। आरोप बदल सकता है, मुद्दा नहीं बदल सकता। अब मुद्दा क्या है? हम जो 22 में लड़े और बिहार में लड़े, विकास नंबर 1 पर, विकास नंबर 2 पर, विश्वास नंबर 3 पर, नेतृत्व नंबर 4 पर, सुशासन। इसी पर लड़े थे, कोई और मुद्दा तो था नहीं। कोई और मुद्दा तो बताए। तो इनका मुद्दा क्या था? केवल जातिवाद, यमवाई समीकरण। 32 से 34 तो हम अकेले हो गए यमवाई के नारा में, बाकी हम जोड़ लेंगे। तो जातिवाद, परिवारवाद, किसी का बेटा, उधर का बेटा, बेटा ही तो था, परिवारवाद था। और तुष्टीकरण, पराकाष्ठा, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कि वो सारे वोट मुझे ही मिलेंगे, इसलिए उसकी पराकाष्ठा था। और फिर नीतीश बाबू मुख्यमंत्री 20 साल से, और उसके पहले के मुख्यमंत्री में नाम लेना नहीं चाहता। तो एक तुलना हुई भ्रष्टाचार। क्या भ्रष्टाचार की तुलना हुई? कि नीतीश बाबू पर 20 वर्ष में दीपक लेकर इन्होंने खोजा, और भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं पाया। लेकिन जैसे ही उनका नाम लीजिए, आरजेडी का, वो तमाम चित्र पिता से लेकर पुत्र तक जनता के सामने आज बताने के लिए।
हम तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में नंबर 1 कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी के से को रोकने के लिए विपक्ष ने कई नए नए फार्मूले अपनाए। 14 का कुछ था, 17 का कुछ था, 19 का कुछ था, 22 का कुछ था, अब ये देखिएगा 24 का कुछ था, 27 का कुछ होगा। लेकिन एक भविष्यवाणी कर रहा, यहाँ कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं बैठा है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस से समझौता नहीं, क्यों नहीं करेगी? नंबर 1, आज विपक्षी दलें जितने पर हैं उस पर कांग्रेस बोझ बन चुकी है, और तेजस्वी यादव की नैया डुबोने में कांग्रेस का हाथ माना जा रहा है। जह जह पांव पड़े संजय के तहता बनता था। 2004 से राजनीति में राहुल गांधी आए, 95 चुनाव हार चुके हैं, शतक के करीब है। अब एक बात और कह के मैं अपनी बात, 1 महीने तक आपके चैनल पर बड़ा जद्दोजहद हुआ, SIR पहले चला, हम लोग खूब डिबेट किए। चुनाव के पहले अकाल मौत मर गई, और आपने तो भविष्यवाणी ही किया था कि देखिएगा ये SIR चुनाव के पहले अकाल मौत मरेगा, मर गया। चुनाव में कहीं जिक्र नहीं उसका हुआ। दूसरी बात, इन्होंने बड़े बड़े दावे किए, और एक उत्तर प्रदेश में बाणी वीर है जो 12 बजे के बाद ट्वीट करते हैं। 12 के पहले कभी ट्वीट नहीं किया, 12:30 जैसे 14 को चुनाव परिणाम आया, 12:30 बजे तक जनता इंतजार करती रही कि बाणी वीर का ट्वीट क्या आया। SIR के कारण हमारा महागठबंधन वहां हार गए। SIR ये ट्वीट आया था, उन्होंने कहा था, आपके चैनल पर दिखाया गया था कि बिहार में NDA बुरी तरह से हार रही है, वहां पर जो है उनकी सरकार गिर जाएगी, और सुनिए, उनकी सरकार जब गिरेगी तो दिल्ली की भी सरकार गिर जाएगी। ये आपके चैनल पर हुआ डिबेट में। जी हाँ, जी, वो सब कहा गई भविष्यवाणी। ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा। ठीक, अभी रुकना होगा। मैं अशोक जी एक सवाल आपसे ले लूं, जो बात ओपी सिंह जी ने कही, बड़ी सरल भाषा में मैं कहूं, SIR के कारण हारे बिहार अखिलेश जी, 10,000 रुपया के कारण विपक्ष हार गया चुनाव अशोक जी। ये दोनों चीजें उत्तर प्रदेश में भी होंगी। महिलाओं के लिए योजना भी आएगी, आ जाए चाहे 6 महीने के भीतर आए, लेकिन लिख लो मेरी बात, आएगी, ठीक। और SIR भी होके रहेगी, बिहार से ज्यादा पारदर्शी, ज्यादा व्यापक। तब क्या होगा? अगर इन्हीं दो के कारण तेजस्वी 25 पर पहुंच गए, तो ये दोनों गोलियां जो हैं वो तो यहां भी खानी पड़ेंगी, उत्तर प्रदेश में भी। अगर इस दवा का रिएक्शन तेजस्वी पर इतना है कि वो 25 सीट पर आ गए 70 से, तो ये दवाएं तो यहां भी चलेंगी, यूपी में भी। अशोक जी। अमिताभ जी, इन दवाओं की काट हम लोग तैयार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बार बार कहते हैं कि हम लोग लर्निंग में बहुत विश्वास करते हैं। कोई इंसिडेंट होता है तो उससे हम लोग सीखते हैं, और सीख के अपने आप को चेंज करते हैं। तो जो गोलियां आप बता रहे हैं, इन गोलियों की काट, एंटीडोट जिसको कहते हैं मेडिकल भाषा में, एंटीडोट हम लोग बना रहे हैं। और उसको देखेंगे आप, जिस तरह से डार्विनिज्म कहता है कि समय और परिस्थितियों के हिसाब से बदलना चाहिए, अगर आपको एग्जिस्ट करना है तो हम लोग उसी समय परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हैं, और ढाल के इस जो NDA का जो पैसे का खेल है, पावर का खेल है, इससे निपटने की फुल प्रूफ प्लानिंग हमारी है। SIR के माध्यम जो नाम काटने की व्यवस्था, उससे निपटने के लिए हमारे जो कार्यकर्ता लग गए हैं बूथों पर PDF प्रहरी के नाम से, ये सारी व्यवस्थाओं की काट हम लोग निकाल रहे हैं अमिताभ जी। और दूसरी बात मैं कहूंगा, आपने जो बताई कि पहले से चली आ रही योजनाओं का, इसी को लेकर के मैंने तेलंगाना में रायतू बंधु योजना के तहत अमिताभ जी 50 लाख किसानों को पैसा दिया जाता था। 2018 से यह योजना चल रही थी, लेकिन नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव हुए, चुनाव आयोग ने इसको रोक दिया। कहा जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्थगित नहीं हो जाता, तब तक आपको ये पैसा किसानों को ट्रांसफर नहीं कर सकते। और बाकी जगह महाराष्ट्र में कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहां भाजपा सरकार बनवाना। आप बिहार में नई योजना लाके भाई देखो अशोक जी, मैं आपके, ठीक है अशोक जी, ठीक है, मैं आपके पाले, ठीक है अशोक भाई, ठीक है, मैं तो इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं, मैं तो आपके पाले में खड़े होकर छोटी बात कहता हूं गांव देहात की।
तेलंगाना तक जाने की जरूरत नहीं। लिख लो मेरी बात, उत्तर प्रदेश, और ये अपनी पार्टी में भी आप बताइएगा, अगर ये गलत निकल जाए तो मैं सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगूंगा। उत्तर प्रदेश में 6 महीने के भीतर महिलाओं के लिए एक देश में अब तक की सबसे बड़ी योजना लॉन्च हो जाएगी। ठीक, क्या आयोग ने कहा, क्या कौन कहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन हो जाएगी। तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? उसका मुकाबला क्या कर लोगे? क्या अपने घर से पैसा बांट दोगे 10 करोड़ महिलाओं को 15-15 हजार? नहीं ना। तेजस्वी ने कहा तो हम 30,000 देंगे, ये तो 10 ही दे रहे, हम 30 देंगे। 30 पे भरोसा नहीं किया, जनता का देंगे, अब नहीं दिया तब। यहां तो मिल रहा है चकाचक। इसलिए मैं जगाने आया, बाकी आपकी मर्जी महाराज। आप तेलंगाना से लेके ज्ञानेश तक रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, उससे कोई फर्क पड़ेगा? हार गए तो हार गए भैया, 5 साल बाहर बैठो। प्रेस कॉन्फ्रेंस से सत्ता नहीं मिलती। सतीश प्रकाश जी, 27 में बसपा, मेरी बुद्धि ये कहती, जितनी छोटी बुद्धि मेरे पास है, जितना मैंने राजनीति को देखा है पत्रकार के नाते, मेरी बुद्धि कहती है कि मायावती को हर प्रयोग करना होगा 27 के लिए। वो करना चाहेंगी, करना होगा नहीं, चाहेंगी, क्योंकि 27 की बस छूटी, 27 की बस छूटी तो 32 तक का वनवास हो गया। कब? 12 में छोड़ा था राजपाट और 32 तक का वनवास। सियावर रामचंद्र की जय हो जाएगा। रीजनल पार्टी के पास इतना ऑक्सीजन जमा थोड़ी नहीं होती है कि 20 साल में पार्टी चल जाए। अभी मीटिंग में लोग आ भी जाते, फिर ये भी नहीं मिलेंगे, ढूंढने सब एडजस्ट हो जाएंगे जहां जहां होना होगा। और यही बात कम ग्रेविटी में, लेकिन बड़ी ग्रेविटी, अब बसपा के मुकाबले कम ग्रेविटी में अखिलेश जी पर लागू है। वो 17 में राजपाट छोड़े थे, और अगर 27 में नहीं आए तो 32 तक वनवास। जोड़ लो कितना समय हुआ। इसलिए सारे प्रयोग करेंगे, चाहे मायावती हो चाहे अखिलेश यादव हो। ये मेरी समझ कहती। सतीश जी, आपकी समझ क्या कहती है? क्योंकि ये रिस्क कोई नहीं ले सकता कि 32 तक वनवास झेल ले ना। फिर ना आकाश मिलेंगे, ना आनंद मिलेंगे, ना बहन जी ना होगा, ना कोई मीटिंग होगी, ना कोऑर्डिनेटर रहेंगे। सब एडजस्ट हो जाएंगे जहां जहां कोई उनको व्यवस्थाएं मिलेंगी। नाम की पार्टी झंडा रह जाएगा। आखिर देश में बहुत सारी पार्टियां हैं रीजनल जो ऐसी खत्म हो गई धीरे धीरे सिकुड़ के। एक फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी थी पश्चिम बंगाल में, बड़ी पार्टी, कहां है? सतीश प्रकाश जी। नहीं, देखिए अमिताभ जी, मैं आपकी बातों से बिल्कुल 100% सहमत हूं कि कोई भी दल बहुत लंबे समय तक अगर सत्ता से बाहर रहेगा, उसके पास वो साधन नहीं होंगे, सत्ता निश्चित रूप से। और एक बात और भी मैं कहना चाहता था, पिछली बार मेरी बात अधूरी रह गई थी कि देखिए, पास्ट में रह करके आप राजनीति नहीं कर सकते। राजनीति करने के लिए आपको वर्तमान और फ्यूचर के बारे में सोचना ही पड़ेगा। इस बिहार चुनाव में एक बात बहुत, मैं पवन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं, बहुत सारे बूथ ऐसे हैं कि जहां यादव मतदाता ही बाहुल्य में थे, 90% वो कहीं ना कहीं यादव मतदाता थे। लेकिन आप वो स्कीम अच्छी थी खराब थी उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक रुख दिखाई दिया है कि वहां पे जो यादव मतदाता है वो अच्छा खासा वहां भी बिखराव है। अगर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, बिल्कुल सच है कि भारत की राजनीति में मुस्लिम मतदाता को लेकर के जिस तरह का माहौल बनाया है, मुस्लिम मतदाता की वोट तो सब चाहते हैं, लेकिन मुसलमान को वोट कोई देना नहीं चाहता। ये आजमगढ़ में भी आपने देखा होगा, जब बहुजन समाज पार्टी ने एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा और समाजवादी पार्टी ने अपने परिवार से एक व्यक्ति को उतारा, बीजेपी ने एक यादव समाज के व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसमें उतारा। और देखेंगे बहुत तमाम जो यादव मतदाता हैं, वो जो अपने सजातीय जो उम्मीदवार था, जो बीजेपी का उम्मीदवार था, बाकायदा उसको वोट देते हैं और उसको जिता देते हैं। बिहार में भी लेकर के अब ये मंथन और चिंतन लोगों के बीच में हुआ है। मैं ओवैसी जी की बातों का विरोध नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखिए वो मुस्लिमों के एक बड़े लीडर हैं। और आप जब आज इस देश में हर व्यक्ति राजनीति में सहभागिता चाहता है, इसलिए मुस्लिम लोगों की राजनीति में प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। जानबूझ करके लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाया कि उनको भारत की राजनीति से अलग थलग किया गया। जब ये देश आजाद हुआ है, इस देश की तमाम व्यवस्थाओं में, सरकारी नौकरियों में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन डे बाय डे हालात ऐसे बनाए गए कि मुस्लिम को ये नहीं रखा गया। देखिए, एक छोटी सी बात मैं जरूर कहूंगा
कि ये सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन, एक दलित व्यक्ति को एक मुस्लिम को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं, और एक मुस्लिम व्यक्ति को दलित को, ये कॉम्बिनेशन देखे भी हैं। 2007 की जो सरकार है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार है, पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो 125 सीटें आप देखी होगी, एक तरफ से निकलते तमाम बहुजन समाज पार्टी एक तरफ से जीती चली गई। तो गठबंधन होगा या नहीं होगा ये तो भविष्य बताएगा। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं आपको, जैसे ओपी सागर जी ने कहा था कि बीजेपी ने जो नीतीश की सरकार है उसने कोई भ्रष्टाचार नहीं करा। आपकी पार्टी का केंद्रीय मंत्री अब उसमें छोड़ दो, अब उसमें कुछ हासिल नहीं भैया। सतीश जी अब रुक जाओ, 5 साल अब छोड़ दो, इसमें आप लोग समय व्यर्थ करने वाले कामों में लगे रहते हो, इसीलिए हार जाते हो चुनाव में। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।